हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूट मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। और आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सीयूईटी के एग्जाम में। बेसिकली लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था, हमने उनमें से एक क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करना है। सो आप सभी अपने पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए। बहुत ही अच्छा मौका है अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करने का, अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का, एंड इफ इन केस कोई टॉपिक आपको नहीं पता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो उसको नोट करने का। सो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फट से हम अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर सीयूईटी के एग्जाम में पेपर में, वो ये आया है, Who were the founder members of the नाम। इसमें आपको चार ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर आप इसको डिटेल से चेक करें, सो यू कैन सी ऑप्शन नंबर सी। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वामे नक्रुमा, जवाहरलाल नेहरू और सुकर्नो जो है दे वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द नान। इनके साथ दो और लीडर्स थे, वो भी नोट कर लीजिए। बाकी चार ऑप्शन आप चेक करेंगे तो कोई ना कोई मिसिंग है उन बाकी दो लीडर्स से। सो बेसिकली नाम हमारा क्या था, नाम स्टैंड्स फॉर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो बेसिकली 1961 जो हमारा बेलग्रेड समिट था उससे ऑफिशियली ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अब इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो 5 थे। ये चीज अच्छे से आपको याद रखना है कि इसके 5 मेंबर्स थे। उसको याद करने का तरीका मैंने क्या रखा है, यिगी, YIEGI। अगर आप इसको इस कोड से याद करेंगे तो आपको काफी इजीली 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नाम याद हो जाएंगे। Y स्टैंड्स फॉर यूगोस्लेविया। जो यूगोस्लेविया है उससे जो हमारे लीडर थे उनका नाम था इसी से कुछ मैचिंग, टिटो, युगो टिटो। इससे आपको याद रहना चाहिए। JB टिटो, जोसेफ ब्रोज टिटो वाज द फाउंडर, वाज द लीडर फ्रॉम यूगोस्लेविया। I स्टैंड्स फॉर इंडिया। इंडिया आपको पता है कि इंडिया से कौन से लीडर थे उस टाइम पर, नेहरू जी। सो इंडिया से नेहरू थे। E स्टैंड फॉर इजिप्ट। इजिप्ट के कौन से लीडर थे फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नाम में, तो इजिप्ट के लीडर थे हमारे गामल अब्देल नसीर। अगर आप इसमें ई वर्ड को स्पेसिफिकली ध्यान दें, सो आपको ये याद करना थोड़ा सा आसान हो सकता है। गामल अब्देल, ABDE, नसीर, इसमें भी ई आ रहा है। सो इजिप्ट से थे गामल अब्देल नसीर, घाना से थे हमारे क्वामे नक्रुमा। अब इनके जो नाम है वो थोड़ा सा मुश्किल है इनके नाम को बोलना बेसिकली। सो घाना से हमारे लीडर थे क्वामे नक्रुमा। इसमें भी आपने एन वर्ड पे ध्यान देना है, जैसे घाना में, और नक्रुमा, मेन नक्रुमा नाम इनका याद रखिए। एंड लास्टली जो है वो हमारा है इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया से जो हमारे लीडर थे, जो नाम के 5 फाउंडिंग कंट्रीज हैं, वो थे हमारे सुकर्नो। ऑलराइट, इंडो सुकर्नो कुछ मैचिंग लगेगा आपको। सो ये थे 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नाम। सो पहला क्वेश्चन ये आपका डिस्कस हो गया है। आई बिलीव आपको अब अच्छे से याद रहेगा इस कोड से, विच इज YIEGI। जैसे yippee नूडल्स होते हैं वैसे समझ लें यिगी नूडल्स। तो यिगी वर्ड्स आपको याद रखना है। यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया, ये 5 जो हमारे कंट्रीज थे, ये थे हमारे 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नाम। ऑलराइट, सो नाम कब बना था हमारा, 1961 में ऑफिशियली बन गया था। इसकी अगर हम बातों की बात करें तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हुआ था, बैंडन कॉन्फ्रेंस भी इसको कहते हैं, वहां पे से नाम के ओरिजिन की शुरुआत थोड़ी बहुत हो चुकी थी। ऑलराइट, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जल्दी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, Which statement is not correct about the Security Council of UN? All right, so इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है there are 15 members। तो ये लाइन बिल्कुल सही है, हमें पता है टोटल 10 में जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल है वो यूएन में 1945 में यूएन के साथ ही बन गया था, जो उसका चार्टर था। इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। ये जो 15 मेंबर्स है इसके अंदर हमारे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं एंड हमारे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। आई गेस आपको ये चीजें याद होंगी। जो 5 परमानेंट मेंबर्स है वो हमारे यूके, यूएस, रशिया, बेसिकली ये 3 हमारे आप यू वाले वर्ड हो गए। एंड नेक्स्ट FC, फ्रांस और चाइना। तो ये 5 हमारे परमानेंट मेंबर्स है और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो अलग से चूज करे जाते हैं वोटिंग के थ्रू। ऑलराइट,
अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज बाइंडिंग ऑन ऑल द यूएन मेंबर्स। सो यस इट इज करेक्ट कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, हर एक यूएन मेंबर पे उन्हें वो फॉलो करना है। और थर्ड स्टेटमेंट है, ये जो 10 मेंबर्स है, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, दे आर इलेक्टेड बाय प्रोसेस ऑफ वोटिंग इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है। किस वर्ड की वजह से गलत है? सिक्योरिटी काउंसिल वर्ड की वजह से गलत है। हमें पता है कि 10 नॉन मेंबर्स को इलेक्ट तो किया जाता है, लेकिन इसे इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली वोट करती है, 2 इयर्स के लिए मेंबर्स सेलेक्ट करे जाते हैं और हर साल इसमें 5 मेंबर्स को बेसिकली सेलेक्ट करा जाता है। सो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि हमारी डी स्टेटमेंट भी सही थी। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, देयर आर टोटल 15 मेंबर्स एंड द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स। सो आई बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो स्टेटमेंट सी है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इस जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें कौन चूज करता है? उन्हें चूज करते हैं हमारे जनरल असेंबली के मेंबर्स वोट करके। थर्ड क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन विच ईयर? ठीक है, बेसिकली आपको ईयर और जो मंथ है वो करेक्टली गेस करना है इस आंसर के अंदर। सो यू नो कि ये जो इंसिडेंट है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मोरलेस एंड मार्क करता है। सो ईयर इज गोइंग टू बी अगस्त 1945। जो आप बी ऑप्शन देख रहे हैं दैट इज करेक्ट। अगस्त 1945 पहला जो बॉम्ब गिरता है, बेसिकली 2 बॉम्ब्स यूएस जो है वो गिराती है जापान के ऊपर 1945 में। कब? 1945 इन द मंथ ऑफ अगस्त। जो पहला बॉम्ब गिराती है वो लिटिल बॉय था। ठीक है, उसका नाम क्या है उस बॉम्ब का? लिटिल बॉय। और जो सेकेंड बॉम्ब यूएस जापान के ऊपर गिराती है उसका नाम था फैट मैन। अब ये जो डिसीजन था, यूएस ये डिसीजन क्यों लेती है? बेसिकली जो जापान था वो वॉर में पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। सो यूएस का कहना ये था कि जापान को एक बारी में खत्म करने के लिए, इस वॉर को रोकने के लिए ये बॉम्बिंग जरूरी थी। सो लिटिल बॉय गिराया गया था हिरोशिमा पे। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं उसे नोट करते रहिए। वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और फैट मैन जो है उसे गिराया गया था नागासाकी में। ये हमारा 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। सो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी के टाउन पे जो बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई थी वो यूएसए ने करी थी। कब करी थी? अगस्त 1945 में। पहले बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे यूएसए ने गिराया था। और जो सेकेंड बॉम्ब है उसका नाम था फैट मैन, जो कि नागासाकी पे गिराया गया था। मोर और लेस अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी देखें, सो लिटिल यानी छोटा और फैट यानी कुछ बड़ा, तो लिटिल बॉय हिरोशिमा पे गिराया गया था। हिरोशिमा एच से स्टार्ट होता है जो कि पहले आता है नागासाकी के। सो हमें ये क्या इससे याद हो जाएगा अल्फाबेटिकली अगर हम जाए कि हिरोशिमा में पहले बॉम्बिंग हुई थी और वो बॉम्ब भी कौन सा था? हमारा लिटिल बॉय। ऑलराइट। और नागासाकी पे कौन सा? फैट मैन। सो आई बिलीव इसका आंसर अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगस्त 1945 में ये बॉम्बिंग हुई थी। ऑलराइट। नेक्स्ट है, द नॉन अलाइंड मूवमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द पॉलिसी ऑफ। सो जल्दी से चेक करते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन क्या कहता है? स्टेइंग अवे फ्रॉम द अलायंसेस, करेक्ट है। न्यूट्रलिटी नहीं करेक्ट है। आइसोलेशनिज्म नहीं करेक्ट है। फ्लीइंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स तो बिल्कुल ही नहीं करेक्ट है। सो हमें इससे क्या क्लियर हो गया है कि जिस क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? स्टेइंग अवे फ्रॉम द अलायंसेस जो है हमारा वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहलाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। ये न्यूट्रलिटी और आइसोलेशनिज्म से अलग है, सेम नहीं है। क्यों? न्यूट्रलिटी क्या होता है? बेसिकली इट इज द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम वॉर्स। अब इसमें वॉर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है, ना उस वॉर को रोकने के लिए कोई एफर्ट करना है, ना उसको बढ़ाने के लिए, हम अपना साइड में हैं। सो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलिटी। और हमें पता है कि जो भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जितनी भी कंट्रीज, नॉन अलाइन कंट्रीज थी, उन्होंने रोल प्ले करा था एक्टिवली इन वॉर्स को रोकने में। फॉर एग्जाम्पल जो इंडियन लीडर्स थे वो इन्वॉल्व थे हमारे कोरियन क्राइसिस में, उसको शांत करने के लिए। सो स्टेइंग अवे फ्रॉम द अलायंसेस ही ऑप्शन सही है। न्यूट्रलिटी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है आइसोलेशनिज्म। सो आइसोलेशनिज्म मतलब क्या होता है?
टोटली वर्ल्ड अफेयर्स से दूर रहना, रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स इज आइसोलेशनिज्म, कि दुनिया में चाहे जो मर्जी हो जाए, लोग मरे कटे या जो मर्जी हो, हम तो उसमें कुछ भी अपना योगदान नहीं देने वाले। ये पॉलिसी किसकी थी? ये पॉलिसी थी अमेरिका की सिंस 1787, जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, सिंस 1787 टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अमेरिका की पॉलिसी आइसोलेशनिज्म की थी कि वो वर्ल्ड अफेयर्स में बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करती थी। सो ये भी आंसर हो गया आपका इनकरेक्ट, फ्लीइंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स। तुम्हें पता है कि जो नॉन अलाइंड कंट्रीज तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी वर्ल्ड अफेयर्स में, सो आंसर ए ही इसका आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है कि इनमें से क्या चीज यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड नहीं है। ऑलराइट, सो हमें पता है कि यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में। सो एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर इज करेक्ट। नेक्स्ट, बर्थ ऑफ सिस, यानी जो सिस हमारी 3 यूरोपियन कंट्रीज थी, यूक्रेन, बेलारूस और रशिया, उन्होंने सिस बनाया था, तो ये भी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का ही नतीजा है। नेक्स्ट, चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हमें पता है पहले 2 तरह के सुपर पावर्स थे, एक यूएसए था, एक यूएसएसआर था। एक की अलायंस नेटो थी जो 1949 में बनी थी, और दूसरी की अलायंस थी वॉर्सो जो कि 1955 में बनी थी। सो बेसिकली पहले जो पावर थी जो वर्ल्ड में, वो 2 कंट्रीज में, तो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक। वन वाज लेड बाय यूएसए एंड वन वाज लेड बाय यूएसएसआर। ये चीज भी खत्म हो गई थी एट द एंड ऑफ यूएसएसआर। जो फॉर्मेशन ऑफ सार्क है वो उसका कुछ लेना देना नहीं है रिगार्डिंग दी फॉर्मेशन विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सो ये जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ सार्क इज नॉट रिलेटेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु वाज द फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, कि जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी वो किसने फाइंड करी थी। 4 ऑप्शंस अगर आप इसके अंदर देखें तो सबसे पहले आपका क्या है, जोसेफ स्टैलिन, फिर है हमारा निकिता ख्रुश्चेव, फिर है व्लादिमीर लेनिन, और फिर है हमारा लियोनिड ब्रेजनेव। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर है हमारा व्लादिमीर लेनिन। ऑलराइट, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी किसने फॉर्म करी थी? ये व्लादिमीर लेनिन ने फॉर्म करी थी। व्लादिमीर लेनिन की अगर बात करें तो ये कौन थे? ही वाज द लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन जो कि 1917 में आया था। अब जो व्लादिमीर लेनिन है ये बहुत ही स्ट्रांगली मार्क्सिज्म को फॉलो करते थे एंड ही लेड द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। जो उनके फॉलोअर्स थे उन्हें बोल्शेविक्स कहते थे, तो इसीलिए इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते थे। और जो पार्टी थी वो क्या थी? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। सो इट वाज व्लादिमीर लेनिन हु हैड फाउंडेड द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान अंडर हुज लीडरशिप। वो कौन सा लीडर था जिसके लीडरशिप के अंदर सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला करा? अब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस टाइमलाइन की बात कर रहे हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है सो दैट इज लियोनिड ब्रेजनेव, जो रशिया के यूएसएसआर के जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, लियोनिड ब्रेजनेव, फ्रॉम 1964 टिल 1982 ये हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। एंड इन्होंने ही अफगानिस्तान के ऊपर अटैक लॉन्च किया था। ये जो अटैक था ये 1979 टू 1989 तक लास्ट करता है। सो लियोनिड ब्रेजनेव इज द पर्सन हु वाज द लीडर ऑफ यूएसएसआर जब वो अफगानिस्तान को इन्वेड करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए हेल्ड द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सो अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका आंसर आपको, चलो पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर हमारा है जॉर्ज H.W. बुश। ठीक है, बताता हूं डिटेल में आगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। कि बेसिकली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या था कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर ये चीज एविडेंट हो गई थी कि वर्ल्ड में सिर्फ अब एक ही डोमिनेंट कंट्री रह चुकी है विच इज यूएसए, जो कि यूएसए और यूएसएसआर में कंपटीशन था और यूएसएसआर तो रहा नहीं। सो क्या होता है कि जो यूएसए के
41st प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H.W. बुश, ही अनाउंस्ड या तो ही प्रोक्लेम्ड द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कि बेसिकली अब हमें इस वर्ल्ड में नए तरह के बहुत ही डायनेमिक चेंजेस, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे डायनेमिक चेंजेस, चाहे वो बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड हो तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे. सो दिस वाज बेसिकली द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कि 1990s के बाद अब वर्ल्ड में एक नए तरह के पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेंगे जहां पे बैलेंस ऑफ पावर टोटली बदल चुका है, जहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस नए तरीके से बन रहे हैं. ऑलराइट, यूएस के 41st प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने ये चीज बोला था. जॉर्ज W. बुश जो है वो इन्हीं के बेटे और वो यूएसए के 43rd प्रेसिडेंट बनते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. सो इन द ईयर 2003 यूएसए लॉन्च्ड इट्स इन्वेजन ऑफ इराक अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कोड नेम्स. ये है आपका क्वेश्चन. सबसे पहला आपका ऑप्शन इसके अंदर क्या है, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम. चार ऑप्शन जो आपके हैं, पहला है आपका ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम. इन चारों ऑप्शंस को एक बार अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये चारों ही ऑपरेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राजा चार में से इनमें से तीन ही ऑपरेशंस रियल में करेक्ट है जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है. ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम जो 9/11 का अटैक्स हुआ था यूएस पे, ठीक है, 2001 में, उसके रिस्पॉन्स में जो यूएस ने अफगानिस्तान पे अटैक्स लॉन्च करे थे. अफगानिस्तान के साथ जो वॉर लड़ी थी 2001 to 2014 ऑलमोस्ट, वो था हमारा ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम. ऑलराइट, नेक्स्ट बात करें जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म. ठीक है, सो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हमारा कौन सा था? अगर आपको वो इंसिडेंट याद हो कि कुवैत के ऊपर इराक ने हमला कर दिया था, उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी थी. सो ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है ये उससे रिलेटेड है. ऑलराइट, कि सद्दाम हुसैन जो है वो इराक का उस टाइम पे लीडर था, वो अटैक लॉन्च कर देता है ऑन कुवैत, उसको अपने अंडर ऑक्यूपाई करना चाहता था. फिर एक इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंस जो है वो कुवैत के फ्रीडम में, लिबरेशन में हेल्प करती है, उसको हम कहते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, या तो इसको हम फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहते हैं. आपको अच्छे से याद होना चाहिए ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को ही फर्स्ट गल्फ वॉर कहते हैं. जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम है, वो इराकी रेवोल्यूशन है, वो इररिलेवेंट है. ऐसा कोई ऑपरेशन हमने सुना ही नहीं है एनसीईआरटीज में, तो इसका बिल्कुल भी मेंशन नहीं है. नेक्स्ट हमारा डी ऑप्शन जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर. इसका डिटेल में डिस्कस करते हैं. ये है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम. ऑलराइट, सो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है ये किस लिए लॉन्च किया गया था? ये बेसिकली 2003 में यूएसए ने लॉन्च किया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम. उसका क्या कहना था कि इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए जा रहे हैं और इसलिए इराक को रोकना जरूरी है. उस टाइम पे वहां का लीडर कौन था? वहां का लीडर थे सद्दाम हुसैन. सो ये जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था इसको लॉन्च किया गया था यूएसए के द्वारा 2003 में. क्या पर्पस था? पहला था कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस है वो खत्म करने हैं इराक में से, और जो सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट है उसे ओवरथ्रो करनी है और उसकी जगह क्या लेकर आना है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करनी है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है, आई गेस आपको अभी तक ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी. अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. जो क्वेश्चन है वो क्या है? जो नोबेल पीस प्राइज है फॉर द ईयर 2012, नोबेल पीस प्राइज फॉर 2012 किस ऑर्गेनाइजेशन को इनमें से दिया गया था? सो आपको पता होगा कि हर साल नोबेल पीस प्राइज या तो फिर नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं, टोटल 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं. क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को 2012 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था? अगर आपने अपनी बुक्स की जो टाइमलाइंस है उनको भी अच्छे से पढ़ी है, सो यू विल नो कि इसका आंसर यूरोपियन यूनियन यानी EU है. ऑलराइट, सो पिछले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो पिछले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम. ऑलराइट, एंड इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है यूरोपियन यूनियन. सो EU को, यूरोपियन यूनियन क्या है कि एक बेसिकली एक सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर करेंटली 27 नेशंस इसके मेंबर स्टेट्स हैं, मोर और लेस इसके अंदर सारे यूरोपियन कंट्रीज ही हैं. सो EU जो है उसको मिलता है 2012 में नोबेल पीस प्राइज. ऑलराइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान। तो आसियान जो है हमें पता है कि वो एक इसका फुल फॉर्म पहले डिस्कस करते हैं। स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं उसको याद करने का एक ट्रिक है, थोड़ा सा आपको सिली लगेगा बट याद कर लीजिए, आपके के लिए अच्छा होगा। आई एम पास्ता बेसिकली, उसमें से हमने कुछ ही वर्ड्स जो हैं वो उठाए हैं। अगर मैं इसको आप पूरा एक्रोनिम बोलूं सो दैट वुड गो फॉर आई एम पास्ता। आई स्टैंड फॉर इंडोनेशिया, एम स्टैंड फॉर मलेशिया, P stand for Philippines, S stand for Singapore, and T stands for Thailand. So क्वेश्चन आपका ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान। इससे पहले आसियान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आसियान जो है वो हमारा 1961 में बनता है, ठीक है, 1967 में सॉरी। एंड इसके 5 हमारे फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं विच इज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, अगर आप उसके ऑब्जेक्टिव्स को ढंग से आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा सो यू विल रियलाइज कि इट एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस भी चाहता है और कल्चरल डेवलपमेंट भी करना चाहता है। किस चीज की वो बात नहीं कर रहा है? एक्सेलरेट पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। सो बेसिकली ये है आपका आंसर दैट आसियान की जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्सेलरेट पॉलिटिकल इंटीग्रेशन नहीं करना चाहती है, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है वो है Question: In 1972 China ended its political isolation with the establishment of relations with। किस कंट्री के साथ चाइना ने अपने रिलेशंस जो है वापस एस्टैब्लिश कर लिए थे, जिसके बाद से चाइना की जो इकोनॉमिक आइसोलेशन थी और पॉलिटिकल आइसोलेशन भी थी रादर, वो खत्म हो जाती है। सो इस क्वेश्चन को अगर आपने अपने एनसीईआरटी में ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, यू विल रियलाइज कि चाइना ने यूएसए के साथ जो था सारा जो भी पॉलिटिकली या तो इकोनॉमिकली जो भी डीलिंग्स थी वो वापस 1972 में स्टार्ट कर दी थी। एंड दैट मार्क्ड द एंड ऑफ चाइनाज पॉलिटिकल आइसोलेशन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस विद यूएसए। जो चाइनीज प्रीमियर ज़ाओ एनलाई थे उन्होंने 1973 के अंदर 4 मॉडर्नाइजेशंस भी इंट्रोड्यूस करी, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और मिलिट्री में। सो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आई बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। All right, so हमारा next question है, in 1988 the visit of which prime minister to China proved to be an impetus for an improvement in India-China relations। सो अगर हम इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करें, जो अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर हम चेक करें कि 1988 में क्या ये इंडिया के पीएम थे या नहीं, हमें उसी से इसका आंसर मिल जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें सो वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे 1996, 1998, 1999 में। सो ये नहीं है हमारा आंसर। मनमोहन सिंह बने थे 2004 में। राजीव गांधी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे फ्रॉम 1984 टिल 1989, ये है इस क्वेश्चन का सही आंसर। ही विजिटेड चाइना, ऑलमोस्ट 34 इयर्स बाद कोई इंडियन लीडर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना को विजिट कर रहा था। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में चाइना में विजिट किया था। उसके बाद सीधा राजीव गांधी थे इंडिया के पीएम जो चाइना गए थे। उसके बाद से इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव होता है और उनमें ट्रेड ज्यादा देखने को मिलता है। पीवी नरसिम्हा राव बनते राजीव गांधी के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ यूरोप्स इंटीग्रेशन इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। तो जल्दी जल्दी जो अलग अलग समय ऑप्शंस दे रखे हैं हम चेक कर रहे थे क्या चीज किस ईयर में हुई है। मार्शल प्लान की बात करें तो मार्शल प्लान हमारा 1947 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। पहले जल्दी से ईयर्स डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम चूज करेंगे कि जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। लिस्बन ट्रीटी की अगर हम बात करें तो लिस्बन ट्रीटी एक्शन में आई थी 2009 में ये फोर्स में आ गई थी। क्रोएशिया जो बना था 28th मेंबर ऑफ ईयू, वो बना था 2013 में। यूरोपियन यूनियन का 28th मेंबर 2013 में, सॉरी आपको अगर ये दिख नहीं रहा, रब इट, आई विल राइट वंस अगेन। सो क्रोएशिया जो है वो 2013 में बना था ईयू का 28th मेंबर। शेंजन एग्रीमेंट की बात करें सो दैट इज रिलेटेड टू 1985 एंड
लास्ट हमारा जो है रेफरेंडम इन ब्रिटेन दैट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम द ईयू, ये हमारा है ईयर 2016 से रिलेटेड। सो अब इन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मार्शल प्लान के बारे में, सो मार्शल प्लान क्या था? वो प्लान जो अमेरिका ने इंट्रोड्यूस करा था फॉर द रिवाइवल ऑफ यूरोप्स इकोनॉमी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई थी, उसके सारे पैसे, उसकी सारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई थी। सो मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने डिसाइड किया था कि वो यूरोपियन कंट्रीज की हेल्प करेगा टू रिवाइव इट्स इकोनॉमी। नेक्स्ट जो है हमारा 1947 के बाद 1985 जो हमारा शेंगेन एग्रीमेंट है वो अबॉलिश करता है बॉर्डर कंट्रोल्स अमंग द ईयू मेंबर्स। शेंगेन एग्रीमेंट है बेसिकली ये एक एग्रीमेंट है जो यूरोपियन काउंसिल उस टाइम पर एक बनी थी, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनको उनको कह रहा था कि जो भी ट्रेड होगा वो बॉर्डर से परे जाकर बेसिकली बॉर्डरलेस यूरोपियन यूनियन को वो आगे प्रमोट करना चाह रहा था यूरोपियन काउंसिल को। नेक्स्ट है हमारा 2009 लिस्बन ट्रेटी। सो जो लिस्बन ट्रेटी थी इसको हम बोल सकते हैं एक तरह की अमेंडमेंट ट्रेटी थी जिसने रिफॉर्म्स लाए थे उस हर एक एग्रीमेंट में, उस हर एक ट्रेटी में जो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो लिस्बन ट्रेटी जो थी दैट केम इनटू फोर्स इन 2009, इट वाज मोर और लेस अ रिफॉर्म ट्रेटी। उसके बाद से 2013 में क्रोएशिया जो है वो 28th मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन बन जाता है। एंड लास्ट ऑप्शन जो है ई रेफरेंडम इन ब्रिटेन दैट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ ब्रिटेन्स एग्जिट। तो 2016 में क्या हुआ था? ब्रेक्सिट, ये दो वर्ड से बना है, ब्रिटेन प्लस एग्जिट। सो जो 2016 में ये एक रेफरेंडम कंडक्ट किया गया था जिसमें मोर देन 50% लोगों ने बोला कि ब्रिटेन जो है वो अग्री कर रहा है टू सिसीड, अलग होना चाह रहा है यूरोपियन यूनियन से। एंड फाइनली 2020 में जो यूरोपियन यूनियन है उससे ब्रिटेन एग्जिट हो जाता है, उसको ब्रेक्सिट कहते हैं। ब्रिटेन की एग्जिट यानी ब्रेक्सिट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशियन रीजन टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी, इसके बारे में बात हो रही है। सो क्वेश्चन है आपका चार ऑप्शंस दे रखे, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एंड इंडिया। तो अगर आप इसके सभी ऑप्शंस को डिटेल में पढ़े, डिटेल में जाए तो नेपाल, श्रीलंका, भूटान और इंडिया, का करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। हमें पता है कि जो श्रीलंका है वो साउथ एशियन कंट्री है फॉर श्योर, और ये 1948 में ब्रिटिशर्स से आजाद होती है। ऑलमोस्ट 132 ईयर्स ब्रिटिशर्स इस पे रूल करते हैं एंड समवेयर अराउंड 1977 अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर देती है, जिसके वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स, बहुत एडवांटेज होता है। अभी जो श्रीलंका की करंट हालत है वो एक दूसरी चीज है, बट बिकॉज ऑफ लिबरलाइजिंग इट्स इकोनॉमी इन 1977 श्रीलंका बहुत ज्यादा डेवलप करता है इन द इनिशियल पीरियड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंट्री ऑफ साउथ एशिया वेयर मोनार्की इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन को अगर हम डिटेल से चेक करें, श्रीलंका, तो हमें श्रीलंका का क्या पता है कि श्रीलंका के अंदर एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दोनों टाइप ऑफ गवर्नमेंट का हमें यहाँ पे मिक्सचर देखने को मिलता है। नेपाल का हमें पता है कि नेपाल के अंदर पहले तो मोनार्की होती थी लेकिन अब वहां पे भी एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ चुकी है। भूटान इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि भूटान के अंदर अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एग्जिस्ट करती है। सो भूटान इज द राइट आंसर। मालदीव्स की अगर हम बात करें तो मालदीव्स पहले 1968 तक एक सल्तनत होता था और उसके बाद से ये भी हमारा एक प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक बन चुका है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन इन 1971 वाज लेड बाय। अब इनमें से चार ऑप्शन है, आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा वो इंसान था जिसने वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेशन के अगेंस्ट जो ईस्ट पाकिस्तान है उसमें मूवमेंट को लीड करा था। सो इसका आंसर है आपका शेख मुजिब उर रहमान। ऑलराइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? शेख मुजिब उर रहमान। बेसिकली अगर आप इसके डिटेल में जाए इस क्वेश्चन के, सो क्या हुआ था कि 1970s के अंदर ईस्ट पाकिस्तान में जो कि प्रेजेंटली बांग्लादेश है वहां पे इलेक्शंस होते हैं और उस इलेक्शन के अंदर जो वहां की पार्टी थी अवामी लीग, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी? अवामी लीग। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी जो भी मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं। सो अवामी लीग जो वहां की पार्टी थी, दैट
केमन पावर, वो सारी ही सीट जीत जाती है। उनका क्या डिमांड था, जो शेख मुजिबुर रहमान अवामी लीग का लीडर था, दे वर डिमांडिंग फॉर मोर ऑटोनॉमी, ज्यादा इंडिपेंडेंस, ज्यादा आजादी चाहते थे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ये चीज देने को रेडी नहीं थी। अल्टीमेटली शेख मुजिबुर रहमान को वो अरेस्ट कर लेते हैं, प्रोटेस्ट बढ़ जाते हैं, अल्टीमेटली दैट लेड टू वॉर एंड फाइनली उस वॉर के बाद क्या होता है, ईस्ट पाकिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री यानी बांग्लादेश के रूप में उभर के बाहर आती है। ऑलराइट, सो ये है आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, शेख मुजिबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर रीजनल इनिशिएटिव बाय द साउथ एशियन स्टेट्स टू इवॉल्व कोऑपरेशन बिगैन इन 1985 बाय, कि ये कौन से इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिसके थ्रू साउथ एशियन नेशंस जो है वो आपस में कोऑपरेट करने को डिसाइड करते हैं। सो इसका हम करेक्ट आंसर बोले तो उसका आंसर है सार्क, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, जो सार्क है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 1985 में सार्क बन गया था। इसके जो 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे, अगर हम उनकी बात करें, सो आप पाकिस्तान से शुरू हो जाइए और एक एक करके ईस्ट वाले साइड आइए, आप बहुत इजीली इसके फाउंडिंग मेंबर्स बता सकते हैं। पाकिस्तान, उसके बाद से इंडिया, उसके बाद से नेपाल, नेपाल के बाद से भूटान, भूटान से नीचे उतर आएंगे और पहुंच जाएंगे हम बांग्लादेश में, फिर चले जाएंगे ओशन में, यानी मालदीव एंड श्रीलंका। सो दीज 7 वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ सार्क। 1985 में सार्क बना था, ढाका के अंदर ये जो भी एग्रीमेंट था, सार्क चार्टर था, उसे साइन करा गया था। प्रेजेंटली इसके हेडक्वार्टर्स नेपाल में है एंड 2007 में अफगानिस्तान भी इसका मेंबर बन गया है। ऑलराइट, तो ये रहा सार्क के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शिमला अग्रीमेंट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसे किसने वॉज साइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो शिमला एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया, सबसे पहले अगर हम ईयर को क्लियरली मार्क कर ले, दैट इज 1972। ठीक है, अब किसके बीच में साइन करा गया था, क्यों साइन करा गया था, इस चीज को डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, सो जो हमारी शिमला अग्रीमेंट है ये साइन किया गया था 1972 में। किसके बीच में साइन करा गया था, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये साइन किया गया था। किस लीडर ने साइन किया था, इंडिया की उस टाइम पे पीएम थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के जो उस टाइम पे लीडर थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। सो इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसको हम कहते हैं शिमला एग्रीमेंट। शिमला इज कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो यहां पे एग्रीमेंट साइन होता है। किस वजह से एग्रीमेंट साइन होता है, ये एग्रीमेंट को साइन करने का रीजन ये था कि 1971 में जो वॉर हुई थी फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके वजह से काफी ज्यादा टाइम तक लड़ाई युद्ध चलती रह रही है। अल्टीमेटली समवेयर अराउंड जुलाई के मंथ में दोनों कंट्रीज क्या डिसाइड करती है कि ये जो वॉर है उसको खत्म करते हैं, वापस पीस को रिस्टोर करते हैं। तो शिमला एग्रीमेंट को साइन करा गया था। ऑलराइट, सो आई बिलीव ये अभी तक जितना भी हमने डिस्कस करा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। So 1972 is the correct answer of this question. Next है WTO, that is World Trade Organization, is serving as the successor to which of the following organization? So इसको अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, so 4 ऑप्शंस दे रखे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गलत है, ऑप्शन ए, सी और डी बेसिकली आपके गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ्स। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल सेट करती है फॉर ट्रेड ऑल ओवर द ग्लोब। बेसिकली सभी कंट्रीज को ये फॉलो करना है, और ये जो है ये बनती है हमारी 1995 में। किस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सीड कर रही है, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स बना था, उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस कर रही है और WTO एग्जिस्टेंस में आ रही है। करंटली इसके अंदर 164 मेंबर्स हैं। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गैट, यानी बी ऑप्शन जो है GATT, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स को आगे सक्सीड कौन करती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल which country used the maximum number of veto power from 1945 to 2018?
सो वीटो पावर की सबसे पहले अगर हम बात करें, सो वीटो पावर है क्या? वीटो पावर है राइट टू से नो। वीटो पावर इज द राइट टू से नो। अब जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बारे में हमने पता था कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है? 15। इनमें से 5 है हमारे परमानेंट मेंबर्स जिसको हम P5 भी कहते हैं, और 10 है हमारे इलेक्टेड मेंबर्स जो हर 2 ईयर्स में चेंज होते रहते हैं। सो जो हमारे 5 परमानेंट मेंबर्स है वो है यूके, यूएसए, पहले यूएसएसआर होता था उसकी जगह ले लिया रशिया ने। तो ये पहले बेसिकली आप याद कर सकते हैं कि पहले 3 यू डोमिनेंट कंट्रीज है, और फिर है एफसी यानी फ्रांस और चाइना। सो ये 5 जो परमानेंट कंट्रीज हैं उनको ये वीटो पावर मिल रखी है, विच मीन्स द राइट टू से नो। या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी इंपॉर्टेंट रेफरेंडम पास किया जा रहा है, सो उसके ऊपर बेसिकली उस रेफरेंडम को पास करने के लिए आउट ऑफ 15 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल 9 की हाँ चाहिए। अब उस 9 में 5 की 5 जो परमानेंट मेंबर्स, जो हमारे P5 मेंबर्स थे, उनकी हाँ चाहिए। अगर उनमें से किसी भी एक कंट्री ने, किसी भी एक मेंबर ने, P5 मेंबर ने डिनाई कर दिया है, नो बोल दिया उस वोटिंग में, सो वो रेफरेंडम आगे पास नहीं हो सकता है, चाहे बाकी 14 कंट्रीज ने उसके ऊपर अपना कंसेंट दिखाया हो। सो दिस इज द वीटो पावर, और ये किनको मिल रखी है? जो P5 मेंबर्स हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर, पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है यूएसएसआर यानी रशिया। इसने सबसे ज्यादा अपनी वीटो पावर को यूज करी है सिंस 1945 टू 2018। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये किस सीक्वेंस में बने हैं, बेसिकली आपको ये चीज बताना है, ठीक है। सो सबसे पहला है मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 टू 15। किस ईयर में मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हमारी बढ़ा दी गई थी? नेक्स्ट जो है वो है 1965 में। 1965 आई बिलीव आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो 1965 में यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप थी वो 11 टू 15 कर दी गई थी। जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो कब बना था? वो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बना था, 1944 के अंदर बना था, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो वो हमारी 2006 में बनी थी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल हमारी कब बनी थी? 2006 में। एंड लास्ट, यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्ना इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू हाउ द यूएन शुड बी रिफॉर्म्ड। तो ये उन्होंने कब इंक्वायरी अपनी स्टार्ट करी थी? ये उन्होंने स्टार्ट करी थी 1997 में। सो अगर आप ये सारे ऑप्शन चेक करें ए, बी, सी और डी को, तो वो किस क्रोनोलॉजी में आ रहे हैं? ऑप्शन डी, BADC। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक 1944, फिर मेंबरशिप ऑफ द जो यूएन थी उसको एक्सपैंड कर दिया 1965 में, फिर जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्ना, उन्होंने यूएन में रिफॉर्म्स लाने की बात करी थी 1997 में, एंड लास्टली ह्यूमन राइट्स काउंसिल बने थे 2006 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एज अ पार्ट ऑफ आर्म्स कंट्रोल द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी वाज साइंड इन 1972 बिटवीन विच कंट्रीज। सो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन की जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी वो इन दोनों कंट्रीज ने साइन करी थी फॉर पीस। अब बेसिकली ये जो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं, अगर मैं सिंपल बताऊं कि आपको एक स्टोन को हर्ल कर ले या तो किसी चीज को फेंक रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ऐसे जाएगी, बट ये जो मिसाइल्स होते हैं वो ऐसे लॉन्च होते हैं और एक कर्व्ड वे में अपने टारगेट पे पहुंचते हैं। ये होते हैं हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होंगे? इन्हीं मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए जो मिसाइल्स बनते हैं, यहां से फॉर एग्जांपल जो भी मिसाइल्स बन रहे हैं वो हमारे कहलाएंगे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो ट्रीटी थी 1972 में वो यूएसएसआर और यूएसए इन दोनों ने आपस में साइन करी थी, और क्योंकि ये दोनों वैसे भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तो कंप्लीटली लूज करने को रेडी थे नहीं, सो इस वजह से उन्होंने यही ट्रीटी फॉर द टाइम बिंग उस टाइम पर साइन करी थी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India ratified the Paris Climate Agreement in which of the following years?
तो रेटिफाइड का मतलब होता है किसी चीज को ऑफिशियली डिक्लेयर कर देना, किसी चीज के ऊपर हामी भर देनी। सो अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शंस की, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन है आपका ईयर 2016। 2016 में इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है उसको अपना कंसेंट दे दिया था। ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो एक एग्रीमेंट है जो फोकस करता है, जो प्रॉपरली हाईलाइट करता है क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स है उसको। 2016 2 अक्टूबर को इंडिया ने इस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया था, यानी अपना कंसेंट इसको दे दिया था कि हाँ, हम जो भी इस एग्रीमेंट में बातें की बोली जाएंगी उनको एडियर करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म मैकडोनलाइजेशन ड्रॉज अटेंशन टुवर्ड्स द कल्चरल डोमिनेंस ऑफ विच कंट्री। सो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हमें पता हो मैकडोनलाइजेशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। पहले इस वर्ड का अगर मतलब हम जान ले तो उसका मतलब क्या है कि जो इट रेफर्स टू होमोजेनाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि जो पूरी वर्ल्ड है वो होमोजीनियस हो जा रही है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स बेसिकली वो थे जो एक जैसे मिक्सचर्स होते हैं, जो पूरा एक जैसे, जिसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं दिखता है। सो मैकडोनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड फियर ये था कि एक एक करके सभी कंट्रीज जो है वो अमेरिकन कल्चर को फॉलो करने लग जाएंगे और कोई हेट्रोजेनिटी बचेगी ही नहीं, सब कंट्री के कल्चर एक जैसे ही हो जाएंगे। इसका आंसर है आपका यूएसए। ये यूएसए के कल्चरल डोमिनेंस को रिलेट करते हैं। आप सबने मैकडी मैकडॉनल्ड्स में जरूर खाया होगा, ये यूएसए में ही इसका पहला जो कैफे था, तो ये जो भी ईटिंग पॉइंट था वो कैलिफोर्निया में खुला था और उसके बाद से आपको पता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट खुल चुके हैं मैकडीज। सो इसका आंसर है यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट चिपको मूवमेंट। सो फाइनली हमें एक क्वेश्चन अब जाकर देखने को मिल रहा है हमारे पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक से। आगे हमें और भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम चेक करते हैं चिपको मूवमेंट के बारे में। जो 5 स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले चिपको मूवमेंट के बारे में अगर आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दूं कि चिपको मूवमेंट जो है वो समवेयर अराउंड 1973 में उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट में, ईयर क्या है उसका 1973, कहां पे होता है ये स्टार्ट, उत्तराखंड में स्टार्ट होता है। कौन से मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, चिपको मूवमेंट की बात कर रहे हैं। और इसका लीडर कौन था, इसके लीडर थे हमारे सुंदरलाल बाहुगुना। नाम आई गेस आपने अपने जीके बुक्स में भी कई बारी पढ़ा होगा, एक बारी ये रिवीजन ही हो रही है उन सारी डिटेल्स की। सो चिपको मूवमेंट में बेसिकली जो हिंदी वर्ड होता है चिपक, यानी किसी चीज से स्टिक कर जाना। सो ये उस चीज से रिलेटेड है कि 1970s में क्या होता है कि उत्तराखंड जो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का पार्ट था, वहां पे जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको मना कर दिया जाता है कि अब आप कोई भी पेड़ नहीं काटेंगे इस जंगल से फॉर मेकिंग और एग्रीकल्चरल टूल्स। तो जो वहां के, और वही पीस ऑफ लैंड जहां से उनको मना करा गया था कि आप कोई भी पेड़ नहीं काटेंगे कोई भी टूल्स बनाने के लिए, वो सेम पीस ऑफ लैंड दे दी जाती है एक स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर को कि वो जो भी उन्हें अपना स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट बनाना है वो उस जंगल की वुड लेकर या तो फिर उस जंगल की जमीन को यूज कर सकते हो। उस जंगल का अधिकार बेसिकली उनको दे रहे थे। सो वहां के जो लोग थे वो उसको प्रोटेस्ट करते हैं, स्पेसिफिकली विमेन इसके अंदर काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। एंड ये मूवमेंट ऑल ओवर द इंडिया बाद में कई लोगों को एनकरेज करता है कि गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है सो वो उसके अगेंस्ट वॉइस अप करे और एक मूवमेंट स्टार्ट करे। सो ये था हमारा चिपको मूवमेंट। इट बिगैन इन उत्तराखंड। पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में ही स्टार्ट हुआ था समवेयर अराउंड 1973। विमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। जी हाँ, बहुत ज्यादा विमेन के अंदर पार्टिसिपेशन थी, वो पेड़ को हक कर लेती थी एंड जो भी आउटसाइडर्स थे उन्हें उस पेड़ को कट नहीं करने दे रहे थे। सुंदरलाल बाहुगुना लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अलॉट किया था उस लैंड को। लीकर मेकिंग इंडस्ट्री नहीं भाई, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि वो जो लैंड अलॉट करी गई थी वो अलॉट करी गई थी एक स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर कंपनी को। ठीक है, मूवमेंट अचीव्ड अ विक्ट्री डेफिनेटली। चिपको मूवमेंट की वजह से वो जो पेड़ थे उनको नहीं काटा गया था। एंड द स्ट्रगल सून स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट नहीं है क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में लिमिटेड था और इसके देखकर इंडिया में आगे और कई सारे एनवायरमेंट रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं। सो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, डी सही है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर ए, बी और डी ही है। सो ये है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज फॉल्स इन रिलेशन टू द वर्ल्ड सोशल फोरम। सो जो वर्ल्ड सोशल फोरम है, सबसे पहले ए स्टेटमेंट क्या कहते हैं, क्या ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है? तो हाँ, वर्ल्ड सोशल फोरम हमारा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ये अपोज करता है नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को, विच इज वेरी ट्रू। इट इज अ वाइड कोलिशन इंक्लूडिंग लेबर, यूथ, विमेन एक्टिविस्ट, ये भी सही है। फोर्थ है, इट सपोर्ट्स नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। अब या तो वो अपोज कर सकता है या तो वो सपोर्ट कर सकता है। हमने बता दिया कि अपोज करता है वर्ल्ड सोशल फोरम नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को। सो फाइनली ये वाला जो आंसर है वो हमारा फॉल्स है। आपको क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, उन्होंने आपसे पूछा है विच वन इज फॉल्स, सो इट सपोर्ट्स नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन, जो ऑप्शन था वो आपका फॉल्स है। अब अगर वर्ल्ड सोशल फोरम की बात करें तो इसकी जो पहली मीटिंग थी वो पोर्टो एलेग्रे ब्राजील में होती है 2001 में। और अगर नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन स्पेसिफिकली हम बात करें, सो नियो लिबरलिज्म क्या है, वो पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बोल रहे हैं तो नेशनल लेवल पे वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो प्रमोट करती है प्राइवेटाइजेशन को, ठीक है। ये ज्यादा फ्री मार्केट इंटरैक्शन को प्रमोट करती है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो और गवर्नमेंट कम से कम इंटरवीन करे एक इकोनॉमी में, ट्रेड वगैरह जो होते हैं उससे रिलेटेड। ऑलराइट, सो आई बिलीव आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो है हु वाज इंडियाज फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एनसीईआरटी के साइड में बॉक्सेस पढ़े दिए हुए हैं आप उनको ढंग से पढ़े। जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक है आपकी, उसके अंदर बॉक्सेस में जो इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बारे में काफी कुछ दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको उन्हीं बॉक्सेस से मिलेगा। करेक्ट आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। सो राजकुमारी अमृत कौर वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये पोजीशन उन्होंने 1947 टिल 1957 होल्ड करी थी। बिलोंग करती थी ये कपूरथला की रॉयल फैमिली को। ऑलराइट, कपूरथला इज बेसिकली इन पंजाब, सो ये वहां की रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो द क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन, चार आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, अलग अलग डेट्स है कुछ और अलग अलग ईयर्स मेंशन्ड है। सो यू शुड नो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, बट इट केम इनटू इफेक्ट ओनली ऑन 26 जनवरी 1950। ये किस लिए हुआ था? जो कि 1930 में जो उसके पहले जो लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ था 1929 में, उसमें क्या डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, बट वो खबर पूरे देश में नहीं फैल पाए और उस दिन अपना इंडिपेंडेंस डे नहीं मना पाए। सो उसी डे को एक वे में श्रद्धांजलि देते हुए, तो जो भी थोड़ा बहुत याद करके कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, उसको हम इफेक्ट में कब लेकर आए, इसको एनैक्ट कब करा हमने? 26 जनवरी 1950। 3 साल में 13 दिन कम लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। तो याद रखिएगा 2 years 11 months 18 days में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। आपने अपने +1 की बुक में पढ़ा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी वाज द टाइटल गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये जो फ्रंटियर गांधी का टाइटल है ये दिया गया था खान अब्दुल गाफर खान को। करेक्ट आंसर है इसका आंसर नंबर सी। खान अब्दुल गाफर खान जो है वो बेसिकली जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान रीजन है वहां को बिलोंग करते थे, एंड ही वाज नोन फॉर कंडक्टिंग रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज करने में। जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान रीजन है उसको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भी कहते थे, तो ये वहां पे बहुत ज्यादा रैलीज कंडक्ट करते थे। अब इनका जो आइडियोलॉजी थी वो काफी हद तक गांधी जी से मैच करती थी, पीसफुल थॉट्स थे इनके। सो इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। क्यों? एक तो ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वाले रीजन को बिलोंग करते थे, वहां पे रैलीज कंडक्ट करते थे, एंड आइडियोलॉजी इनकी कैसी थी? गांधी जी से मैचिंग। सो दैट इज वाई इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। किनको? खान अब्दुल गाफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो कब अपॉइंट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? सो अगर आपको याद हो कि आपका आंध्र प्रदेश का जो स्टेट है वो 1952 में बन गया था। दैट इन 1952 स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाज फॉर्म। ऑलराइट, अब जब आंध्र प्रदेश का स्टेट बन गया था उसके बाद से दिक्कत क्या आई थी कि इंडिया में बाकी जितने सारे स्टेट्स हैं वो भी डिमांड कर रहे थे लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाने के लिए। सो गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट करी थी। इसका ये काम था ये इंश्योर करना कि इंडिया में अब जो आगे स्टेट्स बनेंगे वो किस बेसिस पर बनने चाहिए। सो ये कमीशन 1953 में
1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट बना दी गई थी और 1956 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो गया था, जिसके तहत इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए थे। इस कमीशन ने एक्सेप्ट करा था कि हाँ, इंडिया में जो स्टेट्स बनेंगे वो लैंग्वेज के बेसिस पर ही बनने चाहिए। जो अलग अलग स्टेट्स के बॉर्डर होंगे दे शुड रिफ्लेक्ट वेरियस लैंग्वेजेस। सो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा लागू हो गया था, वो पास हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब अपॉइंट की गई थी? 1953, याद रखिएगा। एक्ट कब आया था? एक्ट आया था 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन द ईयर, अब ये याद रखिए कि 1972, इसका करेक्ट आंसर है 1972। 1972 के अंदर असम के अंदर बहुत ही मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन हुई थी, मतलब चेंजेस आए थे बेसिकली। यहाँ पे बात करें अगर हम, तो यहाँ पे MMT, ये आपको याद रखना है, MT कोड है जिसके बेसिस पर आपको याद है कि 1972 में ईस्ट इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए थे। सो सबसे पहले है हमारा मणिपुर, फिर है मेघालय और फिर है त्रिपुरा। इसको आप मेघालय को ऊपर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो 1972 में असम के अंदर इन 3 रीजन्स को लेकर चेंजेस देखने को मिले थे। क्या चेंजेस देखने को मिले थे कि मणिपुर और त्रिपुरा जो थे वो 1956 से 1972 तक एक यूटी हुआ करते थे, एंड 1972 में इन्हें एक फुल स्टेट बनने का मतलब वही दर्जा मिल गया था। और मेघालय जो था इसको 1972 में एक ऑटोनोमस स्टेट, क्या एक ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया गया था विद इन असम ओनली। एंड 1972 के अंदर मेघालय खुद भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट, फुल फ्लेज, बेसिकली एक फुल फ्लेज स्टेट असम में बन गया था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों ही फुल स्टेट, उनको प्रॉपर एक स्टेट का दर्जा कब मिलता है? 1972 में, और ये असम के ही रीजन से कार्व आउट किए जाते हैं। ऑलराइट, तो जल्दी से इसका आंसर मार्क कर लीजिए। जो अलग अलग स्टेट्स किस ईयर में बने हैं, इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो अच्छे से ये सारे टॉपिक को भी आप कवर करिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु इज निकनेम्ड एज मिल्कमैन ऑफ इंडिया। सो इसके अंदर अगर आप थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे, वर्गीज क्यूरियन, हम इसमें हर एक ऑप्शन को नहीं डिस्कस कर रहे, जो स्पेसिफिकली आंसर आई वुड लाइक कि आप उसी टॉपिक के बारे में ज्यादा डिटेल में जान सके। सो इसमें वर्गीज क्यूरियन के बारे में जानते हैं। इनको सिर्फ मिल्कमैन, ये जो है सिर्फ मिल्कमैन ऑफ इंडिया ने नहीं कहते हैं, इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था कि इंडिया के अंदर जो मिल्क एंड रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ऑल ऑफ अ सडन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे? वर्गीज क्यूरियन। ऑपरेशन फ्लड बेसिकली लॉन्च करा गया था फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड उसके आगे जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, एंड उसमें वर्गीज क्यूरियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ था। अमूल जो हमारा ब्रांड है उसके भी वन ऑफ द फाउंडर्स है, तो फिर उसको आगे कैसे किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करेगा वो वर्गीज क्यूरियन की ही आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। ठीक है, उन्होंने वो प्लान तैयार करा था। सो वर्गीज क्यूरियन इज नोन एज मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन द ईयर। सो आपको 4 यहाँ पे ईयर्स दे रखे हैं, उसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज 1974। जो इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी है 1974 में हमें क्या देखने को मिलता है कि उस टाइम पे ऑपरेशन साइलेंट बुद्धा, ठीक है, पीसफुल बुद्धा कंडक्ट किया जाता है। और उस टाइम पे इंडिया की इट वाज नॉट पीसफुल, इट वाज स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है वो कंडक्ट किया जाता है, और उस टाइम पे इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। तो जब स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन 1974
4 में अच्छे से कंडक्ट हो जाता है। उस टाइम पे इंदिरा गांधी का स्टैचर, इंदिरा गांधी की इज्जत इंडिया में काफी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर बन जाती है। सो 1974 में किस रीजन में, ये भी याद रखिएगा, पोखरान जो कि राजस्थान में है, वहां पे ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। इसको पोखरान 1 भी कहते हैं। ये जो ऑपरेशन था इसको पोखरान 1 भी कहते हैं, जो 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे गए थे। उसके बाद से पोखरान 2 हमारा कंडक्ट करा जाता है। पोखरान 2 हमारा कब कंडक्ट करा जाता है? 1998 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ऑलराइट, सो आई बिलीव आपको अच्छे समझ में आया होगा कि 1974 में इंडिया अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है। और यहाँ पे इस टाइम पे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और ये जो ऑपरेशन था इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑलराइट, जल्दी से डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडस वाटर ट्रेटी ऑफ 1960 वाज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, किन दो कंट्रीज के बीच में इंडस वाटर ट्रेटी को 1960 में साइन करा गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 1960 को इंडस वाटर ट्रेटी साइन किया गया था। अब ये किसके बीच में साइन किया था? आपको कंट्रीज तो पता है, बट उस टाइम के लीडर्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो इंडिया की तरफ से लीडर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ऑलराइट, एंड पाकिस्तान की तरफ से हमारे कौन से लीडर थे? ये थे इंडिया के, और पाकिस्तान से अयूब खान जो वहां के प्रेसिडेंट थे, ही साइन दिस ट्रेटी जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रेटी। इसको वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर करा था। बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने इसको आगे इस मसले को सॉल्व करवाया था कि इंडस वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में इश्यूज थे। पाकिस्तान ये इशू लेकर चला जाता है यूनाइटेड नेशंस के पास। यूनाइटेड नेशंस जो भी इसके ऊपर अपना डिसीजन लेती है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू आगे कन्वे किया जाता है। सो दिस वाज द इंडस वाटर ट्रेटी विच वाज साइंड इन 1960। किसके बीच में साइन किया गया था? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में यही है कि जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, एंड जनरल अयूब खान जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन्होंने ये एग्रीमेंट को, इंडस ट्रेटी को बेसिकली साइन किया था 1960 में। वर्ल्ड बैंक ने वाज द ब्रोकर ऑफ दिस ट्रेटी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक बीच में इन्वॉल्व थी इस ट्रेटी में। नेक्स्ट आपका एक और इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट आपसे पूछा गया है, ताशकेंत अग्रीमेंट ऑफ 1996 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज मेडिएटेड बाय विच कंट्री? किस कंट्री ने मेडिएट करा था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ताशकेंत अग्रीमेंट साइन कराया गया था 1966 में? सो इसका करेक्ट आंसर तो होगा सोवियत यूनियन। ऑलराइट, अब इसके बारे में डिटेल में जानते हो जो हमारा ताशकेंत अग्रीमेंट है। ताशकेंत हमारा एक ज्योग्राफिकल रीजन है जो कहां पे लोकेटेड है? ताशकेंत बेसिकली प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। ऑलराइट, सो ताशकेंत इज द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। एंड ताशकेंत में एक एग्रीमेंट साइन करा गया था जिसका नाम है ताशकेंत एग्रीमेंट। किसके बीच में साइन करा गया था? ये लाल बहादुर शास्त्री, इंडिया से लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और पाकिस्तान की तरफ से वंस अगेन वहां के प्रेसिडेंट अयूब खान, पाकिस्तान से अयूब खान ही थे जिन्होंने ये एग्रीमेंट को साइन करा था। ठीक है, सो ये जो एग्रीमेंट था ये हमारा 1966 में साइन करा गया था ताशकेंत में, उज़्बेकिस्तान में। यहाँ पे इस ट्रेटी को मेडिएट किसने करा था? सोवियत यूनियन। वहाँ का जो लीडर था उसने आके इस मीटिंग को आगे बेसिकली कन्वीन करा था। और ये ताशकेंत एग्रीमेंट साइन क्यों किया गया था? जो 1965 में इसका पर्पस क्या था? 1965 में जो इंडो पाक वॉर चल रही थी, जिस टाइम पर इंडिया में ऑलरेडी फूड क्राइसिस भी चल रहा था, उसी टाइम पे इंडिया के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान में वॉर भी चल रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसी टाइम पे हमारा एक इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। सो ये वही वाला टाइम पीरियड की बात हो रही है। 1965 में इंडो पाक वॉर चल रही थी, उसी वॉर को फाइनली उसका रेजोल्यूशन निकालने के लिए, खत्म करने के लिए 1966 में ताशकेंत एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था। ताशकेंत क्या है? इट इज द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में ये एग्रीमेंट को साइन किया गया था। एंड कौन सी कंट्रीज को
और इसके बीच में मेडिएटर बनती है, सो दैट वाज सोवियत यूनियन विच बिकेम दी मेडिएटर फॉर द ताशकेंत अग्रीमेंट। आई बिलीव जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो अच्छे से आपको समझ में आई हैं और आपने वो सारी चीज़ें नोट भी करी हैं। जब भी आपको टाइम लगे इसको रिवाइज जरूर करिएगा, इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट करी आज सिर्फ इसी एक क्वेश्चन पेपर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन विच कंट्रीज। ठीक है, सो हमें पता है कि पंचशील एग्रीमेंट जो है वो 1954 में साइन किया गया था। अब पंचशील एग्रीमेंट की बात करते हैं हम, तो पंचशील एग्रीमेंट जो है इसको हम एक चीज और कहते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट को प्रिंसिपल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस भी कहते हैं। ये साइन किया गया था, इसका करेक्ट आंसर है इंडिया एंड चाइना के बीच में। ठीक है, इंडिया एंड चाइना के बीच में साइन करा गया था। किसने साइन करा था? हु वर द लीडर्स हु हैड साइंड दिस द पंचशील एग्रीमेंट? सो लीडर्स उस टाइम पे 1954 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इंडिया की तरफ से तो इंडिया के पीएम थे। इंडिया के पीएम कौन थे उस टाइम पे? नेहरू जी। एंड टॉकिंग अबाउट चाइना, तो चाइना के कौन थे? चाइना के प्रीमियर थे उस टाइम के वहां पे ज़ाओ एनलाई। सो इन्होंने पंचशील एग्रीमेंट साइन करता विच वर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड इसके तहत इन्होंने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअली एक दूसरे को फेवर करेंगे, हार्म नहीं करेंगे। बेसिकली ऐसे टोटल 5 प्रिंसिपल्स थे जो पंचशील एग्रीमेंट में दोनों कंट्रीज ने आपस में डिसाइड किया था कि वो इन चीजों को फॉलो करेंगे। ऑलराइट, सो ये था हमारा पंचशील एग्रीमेंट। अब इसके बाद से जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो आई बिलीव आपको पंचशील एग्रीमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। किन दो लीडर्स के बीच में पंचशील एग्रीमेंट साइन करा गया था? वन वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द अदर वॉज ज़ाओ एनलाई जो कि चाइना के उस टाइम के प्रीमियर थे। कब साइन किया गया था? 1954 में ये एग्रीमेंट जो है आपका उसको साइन कर लिया गया था। ठीक है, बेसिकली पंचशील एग्रीमेंट बताते था रिलेशन बिटवीन टू स्टेट्स, क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे दो स्टेट्स के बीच के रिलेशनशिप के। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कामराज प्लान। ठीक है, कामराज प्लान की बात करें तो उसको इंट्रोड्यूस करा था के कामराज जो कि कांग्रेस के लीडर थे। तमिलनाडु है तो उस टाइम का मद्रास स्टेट अगर हम बोले तो ये वहां के चीफ मिनिस्टर भी थे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कामराज से एसोसिएटेड है वो है इन्होंने मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन इंट्रोड्यूस करा था। सो बात करते हैं क्वेश्चन की व्हाट वाज द कामराज प्लान। इसके अंदर जो बी ऑप्शन है आपका, सीनियर कांग्रेसमैन टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस टू मेक वे फॉर द यंगर वर्कर्स, ये है इसका आंसर। कि बेसिकली उनका क्या कहना था कि जो कांग्रेस के बूढ़े सदस्य हो गए, जो बड़े मेंबर्स हो गए, सीनियर कांग्रेसमैन हैं, उन्हें अब रिजाइन कर देना चाहिए और जगह छोड़नी चाहिए किसके लिए? यंग लीडर्स के लिए जो आए और आगे कांग्रेस का कार्यभार संभाले। सो दिस वाज द कामराज प्लान जो के कामराज ने प्रपोज करा था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to inquire into the allegations of abuse of power during emergency period, कब लगी थी इमरजेंसी? 1975. The जनता पार्टी गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, कि एक कमीशन अपॉइंट करी गई थी जो इमरजेंसी के जितनी भी प्रैक्टिसेस थी, अच्छी चाहे बुरी, उसके ऊपर वो अपनी रिपोर्ट पेश करती। ये जो कमेटी थी ये अपॉइंट करी गई थी जस्टिस जेसी शाह के अंदर। कब? 1977 में जनता पार्टी ने अपॉइंट करी थी ये। एंड जस्टिस जेसी शाह की अगर बात करें तो ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो रिटायर कर चुके थे। उनके अंदर ये शाह कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया। उस कमीशन का भी नाम क्या था? शाह कमीशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ इवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू जेपी नारायण। जेपी नारायण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया के लीडर है, रह चुके हैं। जयप्रकाश नारायण इनका फुल नाम है। इन्होंने दिल्ली मार्च इनसे रिलेटेड है, टोटल रेवोल्यूशन से रिलेटेड, बिहार मूवमेंट इनसे रिलेटेड है। हमने इसी क्वेश्चन पेपर में पहले डिस्कस किया था चिपकू मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड है? सुंदरलाल बाहुगुना। सो बेसिकली टोटल रेवोल्यूशन, बिहार मूवमेंट एंड दिल्ली मार्च तीनों जेपी नारायण से रिलेट करते हैं। दिल्ली मार्च बेसिकली जो इंदिरा गांधी को रिजाइन करने के लिए जो इन्होंने मार्च स्टार्ट किया था दिल्ली रामलीला में ग्राउंड की तरफ, दैट इज द दिल्ली मार्च 1975 दिल्ली पार्लियामेंट की ओर। नेक्स्ट है टोटल रेवोल्यूशन एंड बिहार मूवमेंट। ये मोर और लेस आपस में काफी ज्यादा रिलेटेड है कि बिहार मूवमेंट क्या था? कुछ स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया था प्रोटेस्ट अगेंस्ट
इन्फ्लेशन, वो आगे पॉलिटिकल लीडर्स का सपोर्ट चाहते थे, तो वो जेपी नारायण से बोलते हैं कि आप आके हमारे इस मूवमेंट को लीड करिए। वो बोलते हैं कि अगर मैं इस लीडर को लीड करूं, इस मूवमेंट को लीड करूंगा, सो मैं इसको सिर्फ बिहार तक कन्फाइन नहीं करना चाहता हूं, ये पूरे देश की समस्या है जो भी हम इन्फ्लेशन सफर कर रहे हैं। सो ही वांटेड टू ब्रिंग टोटल रेवोल्यूशन इन ऑल द फील्ड्स, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोसाइटी हो, सोशल हो, वो हर चीज में रेवोल्यूशन यानी चेंजेस लाना चाहते थे। दैट वाज द टोटल रेवोल्यूशन। सो ऊपर के 3 इंसिडेंट जो है वो जेपी नारायण से रिलेटेड है, एंड जो हमारा लास्ट वाला इंसिडेंट है वो है सुंदरलाल बहुगुणा जी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये है आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस पैसेज का चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हो, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, बेसिकली ये एक ही पैसेज है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। द सोवियत सिस्टम however became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizens. Lack of democracy and absence of freedom of speech stifled people who often expressed their dissent in jokes and cartoons. Most of the institutions of the Soviet Union state needed reform. The one-party system represented by the Communist Party of Soviet Union had tight control over all institutions and was unaccountable to the people. The party refused to recognize the urge of people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including their cultural affairs. Although on paper Russia was only one of the 15 republics that altogether constituted the USSR, in reality Russia dominated everything and people from other regions felt neglected and often suppressed. So अब आपको ये पैसेज दिया हुआ था, मैंने रीड कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब उससे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट वाज हाउ डिड द पीपल ऑफ सोवियत यूनियन एक्सप्रेस देयर डिसेंट। तो इसके अंदर बहुत ही क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ था कि वो कार्टून्स बनाकर अपने डिसेंट को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, ये देखिए, ये जो लाइन है आपकी, who often express their dissent in jokes and cartoons, तो इसका पहले का आंसर आपको पता लग गया होगा। इससे पहला आंसर आपका क्या है, by making कार्टून्स, जोक्स एंड कार्टून्स। ऑलराइट, कि वो जोक्स और कार्टून्स बना के अपने डिसेंट को, अपने विद्रोह को शो करते थे। कौन, सोवियत यूनियन के जो लोग थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रिपब्लिक्स वर देयर इन यूएसएसआर। सो वंस अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, सो यहाँ पे आपको वो लाइन देखने को मिलेगी, देयर वर 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स दैट फॉर्म द सोवियत यूनियन। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। टोटल कितने रिपब्लिक्स थे, 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। अब जब मैंने उसको रीड करा था, उसके अंदर मैंने 3 पॉइंट्स कवर करे थे। ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन सिस्टम था, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, रशियन डोमिनेंस ओवर सोवियत यूनियन। ये तीनों चीजें हैं उस पैसेज में। सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, कैपिटलिस्ट पॉलिसीज फॉलोड बाय द स्टेट, क्योंकि यहां पर तो सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करा जा रहा था, कम्युनिस्ट मॉडल को फॉलो करा जा रहा था। सो ये है आपका इनकरेक्ट ऑप्शन। याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नॉट अ रीजन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन जो स्टेटमेंट आपको नॉट करेक्ट वाला बताना है अबाउट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। अगर आप इसमें बी स्टेटमेंट को पढ़े, इट वॉज अकाउंटेबल टू पीपल लिख रखा है। अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा है तो मैंने उस टाइम पे रीड करते वक्त भी स्ट्रेस पाया था कि वो अनअकाउंटेबल था। इस वर्ड को देखिए, तो आपको हर एक वर्ड को ढंग से रीड करना है। अगर आपने इसको अन को ढंग से रीड नहीं करता अनअकाउंटेबल में, तो आप इसका आंसर सही नहीं मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिपब्लिक ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, जो रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर में, तो 15 रिपब्लिक्स थे, उनके बारे में कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसके अंदर। 15 रिपब्लिक्स हमने पढ़ लिया है। रशियन पीपल फेल्ट नेग्लेक्टेड बाय अदर रिपब्लिक्स, तो भाई ये कौन सी बात कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट के अंदर एक पैराग्राफ पढ़ा था कि जो रशिया था वो डोमिनेटेड एवरीथिंग, एंड जो पीपल थे बाकी रीजन के, दे फेल्ट नेग्लेक्टेड। रशिया नहीं नेग्लेक्ट फील करता, रशिया को तो बल्कि सारी इंपॉर्टेंस मिल रही थी, जो बाकी रीजन थे वो फील कर रहे थे निगलेक्टेड। तो ये है इसका आंसर। बाकी दोनों जो स्टेटमेंट्स है, चाहे द यूनियन ऑफ ऑल द रिपब्लिक्स वाज कॉल्ड द यूएसएसआर, करेक्ट है। यूएसएसआर स्टैंड फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, एंड रशिया वाज द मोस्ट डोमिनेंट रिपब्लिक, ये भी हमें पता है। सो स्टेटमेंट नंबर बी इज इनकरेक्ट। ऑलराइट, अब आता है हमारा नेक्स्ट पैसेज। सो नेक्स्ट पैसेज को आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है तो चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। एक बार यह पैसेज रीड भी कर देता हूं आपके लिए, कि अगर इस टाइम पर आप कोई काम कर रहे हैं, आप पैसेज
को रीड नहीं कर सकते, अब स्क्रीन पर ध्यान नहीं लगा सकते हो, तो आप इसको सुन के समझ जाए। जो पैसेज है वो ये है कि The China War dented India's image at home and abroad. India had to approach the Americans and the British for military assistance to tide over the crisis. The Soviet Union remained neutral during the conflict. It induced a sense of national humiliation and at the same time strengthened a spirit of nationalism. Some of the top army commanders either resigned or were retired. Nehru's close associated and the then defense minister V. Krishna Menon had to leave the cabinet. Nehru's own stature suffered as he was severely criticized for his naive assessment of the Chinese intentions and the lack of military preparedness. For the first time, a no-confidence motion against his government was moved and debated in the Lok Sabha. Soon thereafter, the Congress lost some key by-elections to Lok Sabha. The political mood for the country had begun to change. The Sino-Indian conflict affected the opposition as well. This and the growing rift between China and the Soviet Union created irreconcilable differences within the Communist Party of India. The pro-USSR faction remained within the CPI and moved towards closer ties with the Congress. The other faction was for some time closer to China and was against any ties with the Congress. The party split in 1964 and the leaders of the latter faction formed the Communist Party of India, Marxist, CPIM. In the wake of China War, many leaders from those that became CPIM were arrested for being pro-China. All right. So जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया what was the context of the passage. So इसका आंसर आपको सीधा इस पैसेज में मिल जाएगा, सेकेंड पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे हम सिनो इंडियन कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। और अगर आप क्वेश्चंस को भी आगे फॉलो करें सो यू कैन सी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसका हिंट मिल जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आगे के जो क्वेश्चंस है वहां से भी ट्राई करिए कि अगर आपको कहीं से कुछ आंसर निकल सकता है सो आप उसको निकालें। सो पहला क्वेश्चन था किस कंटेक्स्ट की इस पैसेज में किस चीज की बात करी गई है, तो वो है सिनो इंडियन कन्फ्लिक्ट की बात करी है। इफ यू रिमेंबर 1962 में इंडिया एंड चाइना के बीच में जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स छिड़े थे। चाइना ने अक्साई चिन रीजन और जो लद्दाख का रीजन है वहां पे उस पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था, लद्दाख रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन। तो ये उस वाले टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, उस कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सिनो चाइना कन्फ्लिक्ट व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ सोवियत यूनियन टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, सोवियत यूनियन के बारे में पूछ रहे हैं। हमने यहां पे पढ़ा था कि जो सोवियत यूनियन है दैट रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट। यही वर्ड है आपका यहाँ पे आंसर, आपको एक एक वर्ड को अच्छे से रीड करना है। सोवियत यूनियन वाज न्यूट्रल एट द टाइम ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने इस चीज को रीड करते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रेस करा था, वी कृष्णा मेनन जो थे ही वाज द डिफेंस मिनिस्टर। इनके बारे में क्या बताया गया है कि इनको कैबिनेट को बेसिकली इनको रिजाइन करना पड़ा था आफ्टर दिस कन्फ्लिक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया अप्रोच फॉर मिलिट्री असिस्टेंस। कि इंडिया ने किस कंट्री की हेल्प ली जब यूएसएसआर शांत बैठा है, न्यूट्रल है, तो इंडिया ने किसकी हेल्प ली। सो वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप रीड करेंगे, वेरी फर्स्ट लाइन सॉरी, अमेरिका एंड ब्रिटिश, अमेरिका और ब्रिटिश यानी ब्रिटेन की हेल्प ली थी इंडिया ने एट द टाइम ऑफ सिनो इंडियन कन्फ्लिक्ट। ऑलराइट, सो इसका आंसर है यूएसए एंड ब्रिटेन। लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैड स्प्लिट इन द ईयर 1964 इन द वेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर। सो ये पूरे पैराग्राफ में ही हम चाइना वॉर के बारे में पढ़ रहे थे। सो इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, चाइना वॉर। सो आई बिलीव अब आपको जितना भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे वो सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। आपने अपनी नॉलेज को टेस्ट कर लिया है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट करनी थी वो नोट कर ली है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। ये जो 50 क्वेश्चंस थे आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को दोबारा तिबारा सुनिए ताकि जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो सुन कर भी आपको याद होती रहे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।